मुकम्मल सन्नाटा, मुकम्मल खामोशी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और यह है खबर से तज़िये तक। मुकम्मल सन्नाटा, मुकम्मल खामोशी, ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है और ये दावा किया गया है डॉन की आज स्पेशल न्यूज़ रिपोर्ट के अंदर, जो कि नासिर इकबाल साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट की बायलाइन करते हैं, उन्होंने ये दावा किया कि पिछले हफ्ते जो एक फुल कोर्ट रेफरेंस या फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर 27वीं तरमीम के बाद, जब जस्टिस अतर बिनुल्लाह साहब रिजाइन कर चुके, जब जस्टिस मंसूर अली शाह रिजाइन कर चुके, तो उस खबर के मुताबिक, और ये खबर की है फ्लाई ऑन द वॉल, यानी ये कि एक ऐसा वहां पे पार्टिसिपेंट था जो कि अननोटिसेबल था। बहरहाल वो कौन थे वो हमें नहीं मालूम। उन्होंने ये कहा है कि मुकम्मल खामोशी और मुकम्मल सन्नाटा छा गया उस वक्त कि जब जजेस में से किसी ने गालिबन एक प्रपोजल दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि हम जो है इन मैस रिजाइन कर देते हैं, रिजिग्नेशन टेंडर कर देते हैं 27वीं तरमीम के खिलाफ, और ये एक तरह से इदारे की तरफ से एहतजाज होगा, जिस पर खामोशी मच गई। बहरहाल 27वीं तरमीम की जो धुंध है वो अब खत्म हो चुकी है, बहुत सी चीजें स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट रिकॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर नए मेंबरान आ चुके हैं। तो ये एक हवाला था। पिछले हफ्ते हमने ये पहला हमारा पोलिटिकल शो इस हफ्ते का, हमने पीर के रोज एक डिफरेंट थ्योरेटिकल प्रोग्राम किया था, लेकिन आज एक बाकायदा पोलिटिकल शो कर रहे हैं। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के माबैन आज कुछ लफ्जी वर्बल अटैक्स आप कह सकते हैं। कल छांबा में जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने एक तकरीर की, उन्होंने इल्जाम ये लगाया कि शायद कोशिश की जाएगी कि हवेलिया के अंदर NA-18 जहां पे उमर अयूब साहब की जो अहलियां हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, उनकी सीट जो जब वो डिस्क्वालीफाई हो गए उस जगह पे, तो वहां पे शायद धांधली की कोशिश की जाए। और उन्होंने एक तरह से तंबीह की कि अगर कोशिश की गई, उन्होंने इल्जाम लगाया गया ये कोशिश की गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या किसी की भी तरफ से कि वो कोई रिजल्ट को चेंज करेंगे तो हम इसके नताइज भी आ सकते हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक वाज़ेह जवाब दिया है और इंटीरियर सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर, सेक्रेटरी डिफेंस से ये तकाजा किया है कि वो जो है इस पर कोई नजरसानी करे इस स्पीच पर, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है आर्मी की डिप्लॉयमेंट NA-18 के बाई इलेक्शंस में जो कि इतवार के रोज होंगे। बाय द वे मैं आपको बताता चलूं कि इतवार के रोज 13 सीटों पर नेशनल असेंबली के प्रोविंशियल असेंबली के बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गालिबन एक ही सीट पर कंटेस्ट कर रही है। यह भी एक अनोखी बात है कि उमर अयूब साहब की जो सीट जिनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो खत्म हुई, और फिर वो इन्होंने अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को इलेक्शन कमीशन ने जो उनको डिस्क्वालीफाई किया, वो जो वर्डिक्ट आया 9 मई के केस के हवाले से, इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। पेशावर हाई कोर्ट ने इनको ये कहा कि आप कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी जिसने आपको सजा दी उसके सामने पहले सरेंडर करें, फिर हम ये देखेंगे। लेकिन फिर वो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास गए, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के पास ये मैटर रेफर कर दिया। लेकिन उमर अयूब साहब ने अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को गालिबन तस्लीम कर लिया है और कहा है कि वो मजीद इस पर कंटेस्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब उनकी जगह उनकी अहलिया लड़ रही हैं। लेकिन मुझे जहां तक याद पड़ता है, अलीमा खानम साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी, उनकी जो हमशीर है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के वाज़ेह पैगाम है कि कोई भी बाई इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं करेगा, और क्योंकि वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी को नहीं मानते। तो ये दूसरी एक बहुत बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर, आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट आई है, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट है, जिसमें ये वो बहुत क्रिटिकल इस हवाले से क्योंकि अभी तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ IMF ने अभी तक अप्रूवल नहीं दी है $1.2 बिलियन की जो किस्त पाकिस्तान को मिली। उससे पहले ही जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया है कि अगर पाकिस्तान में करप्शन के मामलात को कंट्रोल कर लिया जाए तो पाकिस्तान 5 से 6% की शरह नमू पे तरक्की कर सकता है। ये बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। और दूसरा, अभी तक नेशनल असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर नहीं लग रहे। गालिबन अयाज सादिक साहब को उमर अयूब साहब की बहुत मोहब्बत शायद जाग रही है। उन्होंने कहा कि मैटर अभी तक सब जुडिस है, जैसे मैंने आपको बताया कि अब सब जुडिस गालिबन रहा ही नहीं है, क्योंकि उमर अयूब साहब ने तो अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो वापस ही ले ली हैं और कहा है कि मैं ज़्यादा इसको परसू नहीं करना चाहता। डिस्क्वालिफिकेशन उनकी गालिबन है ही बरकरार। लेकिन वो अयाज सादिक साहब ये फरमाते हैं कि अभी क्योंकि मैटर सब जुडिस है, जब मैं सेशन बुलाऊंगा फिर ये एजेंडा आएगा, उस हिसाब से फिर हम अपोजिशन लीडर के हवाले से तयन करेंगे और तमाम मेंबरान को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक इसरार कर रही है कि महमूद खान नचकजई साहब ही हमारे अपोजिशन लीडर होंगे। तो इस हवाले से आज गुफ्तगू करते हैं। 3 मौजूद मेहमानों को मैंने दावत दी है। बहुत सारे मौजूआत हैं, पेस मुझे बहुत तेज लगती है। सबसे पहले फिजा निशान साहिबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा नुज़रत पठान साहिबा, और अभी वो भी आ चुकी है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और कुछ देर में शर्जील अवान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि साबिक मुशीर है वज़ीर आज़म हाउस ऑफिस पाकिस्तान के। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिजा निशान साहिबा, ये बताइएगा, ये कल सुहेल आफरीदी साहब बुध के रोज जो चंबा में उन्होंने की तकरीर थी, क्या वो तकरीर सही थी या थोड़ी सी
हल्की भी हो सकती थी, माइल्ड भी हो सकती थी। जी थैंक यू, आपने मौका दिया बात करने का। देखिए बिल्कुल ठीक थी उनकी तकरीर, और उसकी टोन जो थी वो टोन हमारा ये सिस्टम डिजर्व करता है। इसलिए कि बात ये है कि पहले तो, मेरी आवाज आ रही है जी जी? आ रही है, जी जी जी, कंटिन्यू कीजिए जी, जी। पहले तो सवाल ये उठता है ना कि जो सीट जिस पे डिस्क्वालीफाई हुए उमर अयूब साहब, वो उनको नाअहल क्यों किया गया। तो इसमें ये बात है कि उमर अयूब साहब को 9 मई में जो कुछ हुआ, उसके बाद उमर अयूब साहब ने क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई अब कर दिया गया। और जो लोग जो लोग उस वक्त पूरे रडार पे थे, जिनको पता था कि उन लोगों ने, जैसे मुराद रास हैं, उन्होंने जिना हाउस के करीब कोई 185 कॉल्स की थी, क्योंकि उन्होंने आके सरेंडर कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनको माफ कर दिया गया। तो ये जो दूध का धुलना था ना, इसमें से 9 मई के बाद के जो उसके बाद जो है ना, ये तरीका शुरू से ही खराब है, ये सिस्टम शुरू से ही खराब है। तो जब उमर अयूब डिस्क्वालीफाई ही गलत हुए हैं, तो उसके बाद देखिए एज अ लीडर इस वक्त जो सुहेल अफरीदी साहब ने स्टांस लिया है, वो बिल्कुल ठीक स्टांस लिया है। अच्छा। क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हुआ है 8 फरवरी को, 8 फरवरी पे अब हम आते हैं कि जो कुछ 8 फरवरी को हमारे साथ हुआ, तो जो मैं अपनी आपसे बात करती हूँ कि मैं कराची में, मैंने पेपर्स अप्लाई किए हुए थे, मैंने नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ना था, मुझे बाकायदा बुला के आरओ ने डिस्क्वालीफाई किया। और ये मैं आपको अपनी गैर पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया, और उसकी वजह यह थी कि एक फॉर्मेट मेरे सामने आ रहा था, जो कि उन्होंने ये लिखा हुआ था कि आप एमपीए हैं और आपने तोड़ फोड़ की, लेकिन मैं आपसे बस, आप इस पे 30 सेकंड पे साहब, हमें और मेहमानों की तरफ भी जाना है, बस 30 सेकंड में इस पे थोड़ा सा रिप्लाई कर दीजिएगा। जी, मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ। मैं एक सवाल ले लीजिए, फिर आप रिप्लाई कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वैसे ये मौक़िफ़ हम तक पता नहीं, कहीं ना कहीं मुतज़ाद आता रहा है कि हम कोई भी बाई इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे, लेकिन उमर अयूब साहब की जो अहलियां हैं, ये इलेक्शंस क्यों लड़ रही हैं? जी जी फिजा साहब, आवाज आ रही है आपको? उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हमें ज्वाइन कर चुकी है नुसरत पठान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है और सिंध असेंबली की मेंबर है। बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा। ये बताइएगा कि आप एक ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर थी, फिर एक अलग एक मामला शुरू हुआ कि जिसमें गालिबन आपने अपने ज़मीर के हिसाब से, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से फैसला कर लिया था कि आप शायद उनको, इमरान खान साहब को जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ वोट डालेंगे, फिर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है आपको रुखसत किया गया, फिर आप पीपल्स पार्टी में चले गए। लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में आपके गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, और इस वक्त इलेक्शन से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कुछ धांधली के मामला हो सकते हैं, तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बात करेंगे, क्योंकि गवर्नर इस वक्त आपकी पीपल्स पार्टी के ही वहां पे तशरीफ फरमा है, और वो भी उनकी मुलाकातें हुई हैं सुहेल अफरीदी साहब से हालिया दिनों में। यकीनन गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और एक इम्पोर्टेंट ओहदे पे वो रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि वो गवर्नर हैं, तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है। वो प्रेसिडेंट हाउस के जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो यकीनन अगर अमन, वैसे आप खुद देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो अभी हालात चल रहे हैं, जो दहशतगर्दी हो रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू इस इलेक्शन में भी कुछ हो सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो जो है वो अपना करेंगे, राय तो देंगे ना, उसकी एहतियात भी करवाएंगे कि उसमें जो है अपने प्रेसिडेंट जो है पीपल्स पार्टी के, वो चाहते हैं कि जब भी इलेक्शन हो वहां पर अमन का लोगों के लिए, वोटर्स के लिए प्रॉब्लम न हो। तो उसकी नुमाइंदगी करते हुए अगर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा से उनकी मुलाकात हुई है और अपने इशू डिस्कस हुए हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये अच्छी मूवमेंट है ना, अच्छी बात है। बहरहाल बहुत अच्छी बात है। शर्जील अवान साहब हमें ज्वाइन कर चुके, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। शर्जील साहब ये बताइएगा, यार सादिक साहब गालिबन ये बातें कर रहे हैं, कह लेंगे कि क्योंकि उमर अयूब साहब का जो मामला है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो सब जुडिस है,
और इस वजह से मैं अपोजिशन लीडर उसी वक्त लगाऊंगा जब मैं कोई सेशन बुलाऊंगा और तब ये मामला हल होगा। आपको पता होगा कि उमर यूसुफ साहब खुद ही कह चुके हैं भाई मुझे कोई शौक नहीं है अब, और अब उनकी जो एहलिया है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। कितनी अनोखी बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा की सीट के लिए, जो कि वो खुद अब चाहता है कि वो ना उस पर आए वापस, उसको दिफा किया जा रहा है, उसके लिए उसकी सीट को बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि अपोजिशन लीडर ना आ सके। देखें शाह साहब, बात ये है कि पीटीआई वालों की किसी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये लोग बाहर बात कुछ करते हैं, अंदर बात कुछ करते हैं। जो स्पीकर सरदार या सादिक साहब हैं, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, और उनके लिए हर पार्टी वाले, मैं यकीन करें कि पाकिस्तान की तरीक का ऐसा कोई स्पीकर मैंने नहीं देखा जिसकी सब जमातों वाले तारीफ करते हैं। और हमेशा स्पीकर सरदार या सादिक साहब ने जिस हर पार्टी का, हालांकि उनका ताल्लुक पीएमएलएन के साथ है, लेकिन जब से वो हाउस के कस्टोडियन हैं और पहले भी 2 बार हाउस के कस्टोडियन वो रहे हैं, तो आप देखेंगे जिस तरीके से वो असेंबली को चलाते हैं उसमें कहीं शो नहीं होता कि वो शायद किसी एक पार्टी को प्रेफर करें। वो हमेशा तमाम जमातों को लेकर चलते हैं साथ में। और उनके बारे में तो पीटीआई के अपने लोग तारीफें करते हैं। असद कैसर हो गए, इनकी पार्टी के जो और वो मुल्तान से इनके एक एमएनए हैं वो हो गए, और इस तरह की और इनकी पार्टी की सीनियर क़यादत है, बैरिस्टर गौहर हो गए, कि जो कि हमेशा स्पीकर सरदार या सादिक साहब की तारीफ करते हैं। और देखें, जहां तक पीटीआई की बात रह गई, इनके अंदर तो अब मुझे समझ नहीं आता कि कितने धड़े बन चुके हैं। अब तो मुझे लगता है कि पीटीआई हकीकी भी अजल आने वाली है। और क्योंकि पीटीआई के जो अपने लोग हैं वो अपने लीडर के साथ भी कोई सिंसियर नहीं है। बाहर आके वो बातें कुछ करते हैं, अंदर जब वो बैठे होते हैं हुकूमत के ओहदेदारों से, वो यही कह रहे होते हैं कि हम तो मजबूर हैं, हमें तो खान ने ऐसे कर दिया, हम तो मजबूर हैं, हम तो पीटीआई के सोशल मीडिया के हाथों मजबूर है। तो पीटीआई के अंदर तो खुद कोई यूनिटी है नहीं है। लेकिन आज तो हमें इसके ऊपर सियासत बात करनी चाहिए कि आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के रास्ते पर गामजन है। हमारे नायब वज़ीर इसहाक डार साहब आज ब्रसल में मौजूद हैं और जिस तरीके से वो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के जो आला सतह के लोग हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रुट से मुलाकात की, मार्क रुट जो कि नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो हमें तो आज इनकी इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दुनिया में बुलंदियों की तरफ जा रही है। आपसे करेंगे बात, लेकिन फैजल शान साहिबा में ज्वाइन कर चुकी है। फैजल साहिबा, वो मेरा सवाल जब आपकी कॉल जब मुनक़ता हुई, वही सवाल अभी भी कायम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी ये फरमाते हैं कि कोई बाई इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं करेंगे, जो कि अलीमा खानम साहिबा ने आके रिपोर्टर्स को बताया था। अब ये उमर अयूब की सीट पे इलेक्शन बाई इलेक्शंस क्यों कंटेस्ट किए जा रहे हैं? देखिए, बात ये है कि केपीके में जो ये सीट है, ये इसके सबके बारे में ये डिसीजन नहीं है। जहां तक मेरे इल्म में है, वो यही है कि पंजाब में मना किया गया था, लेकिन को बहुत उसके अंदर पॉलिसी चेंज भी हुई है पार्टी की। और दूसरा, ये हमारी विनिंग सीट है, तो हम क्यों छोड़ें, किस वजह से छोड़ें। और जब वहां पे इलेक्शन कमीशन एज कभी मतलब एक बी टीम के तौर पे एक्ट कर रही है, तो हम लोग अपनी एक विन हमने जीती हुई है। और जिससे नाअहल भी हुए थे उमर अयूब साहब, तो वो गलत नाअहल हुए हैं, तो इस वजह से वो हमारी विनिंग सीट है और हम उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी, अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपकी जीती हुई सीट थी, इस वजह से हम क्यों ये सीट छोड़े। लेकिन बहरहाल पंजाब में आपको लगता है कि शायद खतरा ज्यादा हो कि वहां पे? पंजाब में तो रिगिंग होगी। सॉरी, आपकी बात काट दी मैंने, लेकिन पंजाब में रिगिंग होगी क्योंकि पंजाब की सारा सिस्टम जो है वो उनके हाथों में है। इस वजह से पंजाब में तो मैं अभी आपको लिख के दे रही हूँ कि पंजाब में होगी, और पंजाब में नून लीग नहीं, जहां आपकी हुकूमत है वहां नहीं होगी। जिस तरह का जहां आपकी हुकूमत है वहां नहीं होगी। जी फिरोज साहिबा, फरिश्ते वोट देंगे। अच्छा, बहरहाल फिरोज साहिबा से पता नहीं क्यों हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, गालिबन कुछ कनेक्टिविटी का इशू है। लेकिन नुज़र परार साहिबा, ये बताइएगा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा। अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि भाई कोई गद्दारी नहीं है, सूबों की बात करना इनके हवाले से। ये आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने हवाला दिया है कि अगर आबादी बढ़ती है तो सूबे बन सकते हैं, और जो उस पर नहीं आता तो गालिबन वो शायद गद्दारी करता है। ये बताइएगा कि एमक्यूएम को आपसे वाकई मसला क्या हो चुका है? आप तो उनके दे दीजिए उनका साथ, आप बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से। असल में एमक्यूएम को ये मसला हुआ है कि कराची में काम क्यों हो रहे हैं इतनी स्पीड से। पीपल्स पार्टी के काउंसलर्स, नाज़िम, मेयर सब जो है वो कराची के लोग और हैदराबाद के लोग जो हैं वो अब काम देख रहे हैं, कारकर्दगी देखे। पहले यहाँ बारिश होती थी तो एक हफ्ता पानी रुका होता था, अब 24 घंटे भी नहीं लगते कि हैदराबाद शहर
और कराची में जो है वो बारिश अगर ज्यादा आती है तो फिर उसके निकाली के रास्ते भी इतने ही बनने शुरू हो गए हैं। दूसरी बात यह कि सिंध को जरूरत नहीं है तकसीम करने की। सिंध एक हब है, लोगों के दिलों के ऊपर जो है वो सिंध की एक छाप ये है कि हम सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। हाँ, जो बड़े इलाके सूबे हैं जैसे पंजाब के लिए एक सरायकी सूबे की बात डिमांड हो रही थी, खैबर पख्तूनख्वा में हो रही थी। सिंध तो है ही इतना छोटा कि वहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिस्ट्रिक्ट और बना सकते हैं, आप डिविजन्स बना सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये शहरी सिंध है, ये अर्बन सिंध है, ये रूरल सिंध है। ये कभी नहीं होगा। सिंध सिर्फ एक ही है, वो सिंध है। चले, इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की रहनुमा नहीं है तो उनका कोई वर्जन नहीं आ सकता, लेकिन नाज़रीन को बताना चलूँ 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है नए सूबे बनाने की बात की जा सकती है जिसमें आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, आपको नेशनल असेंबली में, सेनेट में। और दूसरी इतनी अक्सरियत हो तो सही ना इनके पास। अच्छा, आप लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, आपके जितने वोट एमपीएस, आपके एमएनएस जितनी लोग आते हैं, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। पूरी सिंध के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। अच्छा। और कसरत से पीपल्स पार्टी के एमएनएस है, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना मैम, पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि अगर लॉजिकली भी देखा जाए तो अभी भी सिंध असेंबली के अंदर भी 2/3 अक्सरियत चाहिए जहाँ पे एमक्यूएम पाकिस्तान की नहीं है। बहरहाल ये बहुत ही एक मुतनाज़े मौजू है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की रहनुमा नहीं है। एक्चुअली इनको एमक्यूएम को ये बातें छेड़नी। अच्छा ठीक है, नहीं छेड़नी चाहिए, इस वक्त एमक्यूएम के रहनुमा नहीं है तो हम यहाँ इस बात को रोकते हैं। लेकिन शजीर साहब ये बताइएगा, एक आपने एक खुशखबरी भी सुनाई हुकूमत के हवाले से, जो सिफारती ताल्लुकात के हवाले से आप कह रहे हैं। एक बुरी खबर अगर आप उसको लेना चाहें, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की एक जो कमेटी है जिसको मैंने इंट्रोडक्शन में भी हवाला दिया है, उन्होंने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान में करप्शन रुक जाए तो पाकिस्तान की जो तरक्की है 5 से 6% पर उसकी जीडीपी जो है वो ग्रो कर सकती है। IMF गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट, और ये उस पर रिपोर्ट आई है कि अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होनी है कि जिसमें ये अप्रूवल देनी है कि पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर्स की जो किस्त मिलनी है। बहरहाल करप्शन के हवाले से IMF की एक कमेटी को बहुत कंसर्न्स हैं, तशवीश लाहक है। कुछ करेंगी आपकी हुकूमत इसको एड्रेस करने के लिए? देखिए, बात ये शाह साहब कि मैं आप माजर चाहता हूँ, मैं ट्रैवलिंग में था, मैं आपका इंट्रोडक्शन नहीं सुन सका, लेकिन यकीन करें कि मैं तो जिस तरीके से यहाँ पे देख रहा हूँ, नायब वज़ीर खाकड़र साहब को जिस तरीके से वेलकम किया गया है यहाँ पे ब्रसल्स के अंदर, तो आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन का दिल है ब्रसल, और यहाँ पे उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, तो मुझे तो अच्छी की उम्मीदें नजर आ रही है। और जिस तरह की जो आपने रिपोर्ट बात की, देखिए जो मुस्लिम नून की हुकूमत है उसने हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई। आपको पता है आज हमारे प्राइम मिनिस्टर सैलरी नहीं लेते, वज़ीर आज़म साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चे हैं बिल्कुल उसमें, इवन के चाय दूर की बात है, इवन पानी की बोतल है वो भी अब नहीं मिलती, वो भी एक जग में रखा हुआ पानी आपको नजर आएगा। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में कभी खर्चे हुआ करते थे उसको बड़ा नीचे हद तक कम कर दिया है। इसके अलावा जो वज़रा के जो खर्चे थे उनको कम कर दिया है। आप यकीन करें हमारे 75% से ज्यादा जो हमारे वज़रा हैं, जो 75% मैं आपको एक रेशो बता रहा हूँ, वो सैलरी नहीं लेते। अच्छा। हुकूमत ने तो फेडरल गवर्नमेंट अपने खर्चे बहुत ज्यादा कम नहीं, लेकिन शजीर साहब पिछले साल ही आपको याद होगा पंजाब हुकूमत ने पंजाब में जितने भी असेंबली मेंबरान हैं उनकी तनख्वाहें बहुत बढ़ा दी थी, फिर नेशनल असेंबली में भी तो बढ़ी है। देखिए मैं आपको मिनिस्टर्स की बात कर रहा था अभी, लेकिन अच्छा। जब असेंबली के ऊपर बिल्कुल पंजाब असेंबली देखें, बात ये है कि जिस तरीके से आप देखें दुनिया आगे जा रही है, तो हर जो हमारे जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन है वो पीटीआई के जो जिस तरीके अब अनिल मुसरत की तरह या किसी और बड़े मलिक रियाज की तरह कोई इतने ज्यादा लैंडलॉर्ड तो है नहीं है, उसमें कुछ मिडिल क्लास तबके से भी उठ के हमारी नून लीग वाहिद जमात है जहाँ पे हर तबके से लोग शामिल हैं, ज्यादा जो तबका है वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। उस तरह के जब लोग आते हैं असेंबली में, लाजमी है तो उनके भी अपने 100 मसाइल हैं, खर्चे हैं, और हमने चले ठीक है फिजल जिशान साहिबा, हमेशा ओके फिजल जिशान साहिबा, शजीर साहब का ये कहना है कि पीटीआई के अंदर ज्यादातर रियल एस्टेट के लैंडलॉर्ड हैं, ज्यादातर उनकी पार्टी के अंदर। दूसरा ये IMF की रिपोर्ट है, आपने भी पढ़ी होगी, गवर्नेंस के हवाले से कहा गया है करप्शन को जब तक रिजॉल्व नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान 5 से 6% अशारिया की तरक्की नहीं कर सकता। दूसरी गालिबन आपको खुशखबरी आपके लिए शायद हो कि अलीमा खानम साहिबा के अरेस्ट वारंट्स जो जारी हुए थे आज वो मनसूख कर दिए गए, आज वो पेश हुए अदालत के अंदर, आप तो बहुत खुश होंगी आज। जी, सबसे पहले तो मैं अपने भाई शर्जील साहब को ये कहना चाहती हूँ कि जरा मुझे 5 उन नॉर्मल लेवल के दरमियाने मुतवस्सत तबके के लोगों के नाम जरूर गिनवा दीजिएगा जो नून लीग में इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। और ये तो इन लोगों का सिस्टम था हमेशा से कि ये फ्यूडलिज्म
ये या तो सॉरी टू से पीपल्स पार्टी में था या नून लीग में था, ये तो हमारी पार्टी है कि जिसके अंदर से यूथ लीडरशिप इतनी सारी उभरी। और मैं जिस घर से ताल्लुक रखती हूँ वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं थी पहले, तो हम जैसे लोगों को जिस तरह जिन्होंने पॉलिटिक्स वो वाली सीखी और की, वो पीटीआई के फोरम से हमने किया। जहां तक इनकी तरक्की का बिल्कुल ये बड़े परेशान कुन बात है जी। इस वक्त 1.9 ग्रोथ रेट है और वो भी फर्स्ट फिगर्स हैं जो आईएमएफ के मुताबिक, और मतलब $11 बिलियन की डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, यानी इतना ज्यादा करप्शन है। और ये इमरान खान ही था जिनके टाइम के अंदर 6% ग्रोथ पे था मुल्क, बहुत बेहतर हालात में चीजें थी। लेकिन इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों की जो जड़ें हैं ना वही करप्शन की पैदावार हैं, तो फिर आगे जाके क्या होगा? मतलब कौन से ऐसे लीडरशिप उभर सकते हैं कि जिन्होंने अपनी सारी जायदादें बाहर बनाई हुई हैं इनके टॉप लीडरशिप ने, और मुंह पे आके झूठ बोलते हैं कि जी हमारी यहाँ तो क्या, लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है और सब कुछ है इनका। तो जब झूठ के ऊपर इतने महलात तामीर हुए हों तो फिर आप देखेंगे करप्शन नहीं होनी तो क्या होना है। अभी तो आप देखेंगे पाकिस्तान, खुदा अल्लाह मियां रहम करे हमारे मुल्क पे कि होता क्या है यहाँ पे, क्योंकि इधर इस किस्म के पॉलिटिशियंस। बहरहाल लेकिन आईएमएफ की जो रिपोर्ट है, शरीफ साहब मुझे ब्रेक लेना है, मैं आऊंगा ब्रेक के बाद। आईएमएफ की रिपोर्ट में किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कहा गया, ये ओवरऑल पाकिस्तान की जो गवर्नेंस के इश्यूज है उसको हाईलाइट किया गया है। कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स हैं इसके, गवर्नेंस में कुछ इदारों के हवाले से है ना, कुछ इदारों के हवाले से है, लेकिन बहरहाल इसमें टोटलिटी में बात की गई। नाज़रीन, इस नुक्ते पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और मजीद गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, गुफ्तगू को मजीद आगे लेके चलते हैं। नुसरत पठान साहबा, ये बताइएगा कि अगर 28वीं तरमीम अब पता नहीं कब आती है, हमें नहीं मालूम, 1 महीने बाद आती है, 2 महीने बाद आती है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि बात हो सकती है पॉपुलेशन पे, सारे मामलात पे, लेकिन अगर ब्रॉडर कंसेंसस होता है 28वीं तरमीम में, अगर मुल्क की मफाद में, अगर फर्ज करते हैं बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से भी बातचीत आती है, आर्टिकल 140 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है डिवॉल्वमेंट ऑफ पावर की, इसमें बुरा क्या है? जी नुसरत साहब, आप हैं हमारे साथ? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी नुसरत पठान साहब, आपसे सवाल है। बहरा वो चली गई हमें छोड़ के, लेकिन ये सवाल मैं आपसे, फिजा साहब आपसे कर लेता हूं। 27वीं तरमीम में गो के आपकी पार्टी ने वोट तो नहीं डाला, बाइकआउट किया है, इस पर भी इख्तलाफ है कि बहुत से लोग कहते हैं अगर इख्तलाफी वोट डालना था तो वोट डालना चाहिए था, बाइकआउट की क्या सोचते हैं। लेकिन अगर 28वीं तरमीम आती है जिसमें बल्दियाती इख्तियारात की बात की जाती है, क्योंकि जो बानी पीटीआई हैं, इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म, उनका कहना था कि 18वीं तरमीम से वफाक के पैसे कम हुए, तमाम पैसे सूबों के पास चले गए हैं। तो फॉर द नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 28वीं तरमीम में, जिसका कहीं ना कहीं ताल्लुक अवाम के मसाइल से है, वोट डालेगी जब कभी भी आती है? जी फिजा साहिबा, प्लीज थोड़ा रिपीट कर देंगे, सॉरी। फिजा साहिबा, मैं ये कह रहा था आपसे कि 28वीं तरमीम के हवाले से, जो कि बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से है, जो कभी भी आ सकती है, तो तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का ये बयान रहा है माजी में कि 18वीं तरमीम से सूबे जो पैसे ज़्यादातर सूबों के पास चले गए, वफाक के पास नहीं गए। उन्होंने हमेशा अपनी तशवीश का इजहार किया है। अगर इस बार आती है तो आप मुल्क की खातिर, मुल्क के मफाद आम्मा की खातिर वोट डाल सकती हैं 28वीं तरमीम में, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं अवाम के मसाइल जुड़े हुए हैं? देखिए, जो पार्टी का स्टांस होगा वो आपके सामने उस वक्त आ जाएगा। वैसे हम लोग तो सूबों की स्ट्रेंथनिंग को हमेशा से उसको सपोर्ट करते आए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई इस किस्म की बात हुई है। लेकिन अभी तो मेरा, आपने 28वीं तरमीम के बारे में तो बात कर ली, आपने 27वीं तरमीम के बारे में कोई बात क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं ये बात की कि तरमीम जो है 27वीं तरमीम कहाँ डिस्कस हुई है, उसका मुसविदा कहाँ पेश हुआ? ये मेरे नून लीग के भाई बता दें कि क्या उनके पास, उनकी टेबल पे आया था ये 27वीं तरमीम का मुसविदा? कुछ पता तो चले ना कि ये कहाँ हुआ कि ये रातों रात ये चीज जो है उभर के सामने आ गई।
भाई जी शरीफ साहब, पब्लिक डिबेट कहाँ पे हुई? अच्छा 27वीं तरमीम की बहस कहाँ पे हुई शरीफ साहब? दूसरा ये कि मैं इस पे क्लैरिफिकेशन देना चाहूँ, क्लैरिफिकेशन नहीं पॉइंट पे बिल, जैसे उन्होंने कहा कि बिल्कुल इमरान खान साहब के बयान आज भी मौजूद हैं, उनके बयान में कहीं ना कहीं 18वीं तरमीम के लिए तशवीश का इजहार किया गया है, आज भी आप जाके यूट्यूब पे जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन शरीफ साहब जी कमेंट कीजिए, 27वीं तरमीम पे कोई बहस नहीं हुई। देखिए क्यों बहस नहीं हुई है। हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि जी ये कोई पैराशूट के जरिए नहीं आ रहा, या जब आपके सामने लेके जाएगा इसके ऊपर बहस होगी। तो असेंबली ने इसको पास किया और पीटीआई के अपने लोग सेनेटर्स ने वोट किया है। किस तरीके से कह सकते हैं? मैं हमारे साथ शो में पीटीआई की कौन साहिबा मौजूद है, मैं अभी तक सही तरह सुन नहीं सका इनकी बात को। जी हाँ जी, लेकिन मसला ये है कि बात कि इनको पहले तो ये मेरी बहन को अपनी पार्टी के अंदर झांक के देखना चाहिए कि इनके जितने भी लोग हैं, जितने भी पीटीआई के लोग हैं, यकीन करें वो बाहर कुछ कहते हैं और अंदर आके कुछ कहते हैं। इवन कि इनके जो शहबाज के भगोड़े और इमरान रियाज के जो लोग हैं पीटीआई के यूरोप में अमेरिका में छोड़े हैं इन्होंने, जो कि इनके पीटीआई के अपने सीनियर लीडर कहते हैं हम उनको ऑन नहीं करते। वो यकीन करें शाह साहब के जिस तरीके से यहाँ पर ये जो है टीएलपी वालों के साथ मिलकर और पीटीएम वालों के साथ मिलकर जिस तरीके से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, मैं उसकी भी शदीद मजम्मत करूंगा कि इनको पीटीआई को इनको जो सीनियर लीडर जब आकर कहते हैं जी हमारा शहबाज से ताल्लुक नहीं, हमारा मेजर राजा आदिल से कोई ताल्लुक नहीं, उसको डिसोन करें। यहाँ पे लॉबिंग साइड करके रखी हुई है, यहाँ पे पाकिस्तान की इमेज को जी हमारे जीएसपी स्टेटस को मुतासिर करने के लिए यहाँ पे झूठे किस्म की मुहिम चलाई जाती है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि पीटीआई क्या मुहिब वतन पाकिस्तानी लोग इस तरह की हरकतें करते हैं जो ये कर रहे हैं। और जो मेरी बहन ने गुफ्तगू किया है, मैं बहन को कहीं मैं हमसे मुनाजरा कर लेता हूँ, मैं आपको आपको 50 लोगों के नाम बता दूंगा जो असेंबली में बैठे हुए हैं। और आप जो बात कर रही हैं अनिल सरत, आपको पता है कि यूके में क्या करते हैं, उनका कितना बड़ा कारोबार है। जुल्फी बुखारी वो कहीं वहां से क्या नाम है कोई पाकिस्तान में रैली तो नहीं लगाते थे, उनका क्या कारोबार है आपको नहीं पता। फिर इसके अलावा मलिक रियाज, सबसे बड़े जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो पूरी दुनिया उनको जानते हैं, जिस तरीके से उन्होंने गरीब लोगों के साथ ज्यादतियां की हुई हैं वो सारी दुनिया के सामने है। इसके अलावा और आपकी पार्टी में 1000 लोगों, आपको अलीम खान कौन था, वो आपकी पार्टी ने उनको इस्तेमाल किया। ठीक है शेख साहब, मैं इनका रिस्पॉन्स लूंगा क्योंकि आपने पार्टी के बारे में बात की है। जी फिरोज साहब आप कुछ रिस्पॉन्स देना चाहेंगी? जी आपकी आवाज समझ में जी फिरोज साहिबा, देखिए जी मैं बिल्कुल देना चाहूंगी जवाब। एक तो मेरे भाई को आप बताएं कि मुल्क हुकूमत की मुखालफत और चीज है और पाकिस्तान की मुखालफत और चीज है। ये इन दोनों चीजों को मिक्स करके आप बहुत घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं लोगों के ऊपर पीटीआई के। और दूसरी बात ये कि हम लोगों को बिल्कुल, हम लोग इस तरमीम के खिलाफ हैं और उसमें मुझे समझ नहीं आती कि ये हुक्मरान, मैं सोचती हूँ मतलब रोजाना मुझे ये होता है कि ये कितनी को घटिया किस्म के हुक्मरान है, सॉरी टू से, लेकिन ये हर रोज प्रूव करते हैं और उससे भी ज्यादा घटियापन दिखाते हैं। अलीमा आपा साहिबा के साथ और नौरीन आपा साहिबा के साथ जिस तरह सलूक किया गया, उनके बालों से पकड़ के उनको घसीटा गया, आप मुझे ये बताएं कि ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ जस्टिफाई करेंगे आप इस तरह के एक्ट को? आपके अपने घरों में भी माएँ बहनें हैं और वो अपने भाई से मिलने के लिए ख्वाहिशमंद हैं और वो उधर बैठी हुई थी, उसके बाद उनके साथ ये सलूक किया गया इस तरमीम के आने के बाद। और ये वो तरमीम है जिसने अदलिया को तबाह किया, जिसने सिस्टम को तबाह किया, जिसने बुनियादी इंसानी हकूक को तबाह किया और जिसने दीन को तबाह किया। जी बिल्कुल मैं इस पे कायम हूँ कि इसने दीन को भी तबाह किया, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान था कि अगर फातिमा उनकी बेटी भी उनकी भी अगर वो चोरी करती तो वो उनके हाथ काट देते, तो ये उनको भी अस्तना नहीं था। नहीं बहरहाल मैं इस पे मैं ये आपसे कहूंगा ना कि इस्लामिक टच गालिबन अगर हम इससे अवॉइड करें, हम सिर्फ बात को उसी तक ही रखते हैं कि जो आपके कंसर्न्स हैं 27वीं तरमीम को लेके, लेकिन गालिबन रिलीजियस साइटेशंस को मैं पर्सनली अवॉइड करना चाहूंगा। लेकिन शकील साहब ये बताएगा, आप कुछ इनको रिस्पॉन्स कीजिए, फिर मुझे इनकी तरफ भी जाना है, नुसरत पठान साहब की तरफ, उनसे भी कुछ सवाल करने हैं। जी शाह साहब, बात ये है कि देखें मेरी बहन ने बात की है, मेरी बहन आज मजम्मत करें मारंग लांगू की, इनकी जमात ने कभी मजम्मत की मारंग लांगू की? इनकी जमात ने कभी मजम्मत की? अफगानियों ने जिस तरीके से
पाकिस्तान में हमारे बैरिस्टर गौर ने तो की है ना सर, अफगानिस्तान की मजम्मत की है, अफगानिस्तान की मजम्मत की, तालिबान की मजम्मत की, कभी को मजम्मत करते हुए नजर आया ना कि पीटीआई ने यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर कोई पाकिस्तान के हक में, कोई पाकिस्तान फौज के हक में कोई खराज तहसीन किया, पेश किया हो, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। उल्टा इनके जो पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से जिस तरीके से फौज पाकिस्तान के खिलाफ एक झूठा और बेबुनियाद क्या प्रोपोगेंडा किया जा रहा है कि शहबाज गिल को डिसोन क्यों नहीं करते। आज इनके शहबाज गिल, इनके सारे फैसले जो सोशल मीडिया वो शहबाज गिल कर रहा बैठा हुआ, वो जहां भी जाता है पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं। तो भाई रियासत के खिलाफ जब गुफ्तगू होगी तो वो मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं होगा। हमने भी दौर देखा है 2018 से लेकर 2022 हमने देखा, कभी शहबाज गिल साहब के मुंह से भी सुना था आपने कभी ऐसी गुफ्तगू? तो आप किस तरीके से मुहिब वतन पाकिस्तानी अपने आप को कहलवा सकते हैं? आपको चाहिए आज आपके शो में ये खातून को कहें कि तालिबान की आज मजम्मत करें, तो इनके जो वहां पे जो अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं, शरीफ साहब, बात ये है, मैं एक फैक्चुअल बात कर लेता हूँ, बाकी फिज़ा साहिबा का जवाब देना चाहें। बैरिस्टर गौर ने मजम्मत की है अफगानिस्तान की और कहा है कि हम पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं। इमरान खान ने मजम्मत की है, इमरान खान के ट्विटर हैंडल से डेली अब हाफिज आसिम मुनीर साहब के फोकस में और मोहसिन नकवी के फोकस में ये लोग मुब्तला है। आज इनको तो कहना चाहिए था कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान के क्रिकेट के इमेज को बचाया है, जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चलिए ठीक है, नूर साहिबा आपकी तरफ आता हूं। पठान साहिबा ये बताइएगा, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इस सेटअप के अंदर लगता ही है कि पीएमएल पीटीआई की जो लड़ाई हो रही है उसमें आप लोग बहुत रिलैक्स है, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस आपके पास है, सदारत आपके पास है, गवर्नरी आपके पास है, सिंध हुकूमत आपके पास है, लेकिन आपका इत्तेफाक नहीं हो रहा 28वीं तरमीम में एमक्यूएम के साथ, जो उसमें कहीं ना कहीं अवाम के मफाद की बात हो। यहाँ इत्तेफाक कर ले, बाकी आप अपनी जो भी आपके मामला है हुकूमत के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को आप इंजॉय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एमक्यूएम के साथ भी खड़े हो जाए 28वीं तरमीम में। 28वीं तरमीम अगर पाकिस्तान के लोगों और खास कर हमारे सूबे के लोगों के फेवर में अगर कोई बात आती है तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये सिंध को, क्योंकि सिंध एक हसास मसला है हमारा, ये सब सुन रही। मैं आपसे बात सुनिए नूर साहिबा, सूबे की तकसीम पे बात नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूँ बल्दियाती इख्तियारात जो आइन की बल्दियाती इख्तियारात, तो आपको पता है कि तमाम जो मेयर हैं यहाँ पर वो सारे के सारे पावरफुल हैं और उन्हें पूरे पावर दिए गए हैं। टाउन्स में के चेयरमैन को पावर है, उनको फंड्स डायरेक्ट दिए जा रहे हैं, और जो हमारे यूसी के काउंसलर्स हैं और नाजुम हैं उनको डायरेक्ट फंड जा रहे हैं। तो और क्या, हाँ ये हो सकता है कि उनके मुफादात को सिक्योरिटी नहीं मिल रही एमक्यूएम वालों को, इसलिए शायद उनको ये परेशानी आ रही है। वैसे आमतौर पर लोगों को बल्दियाती इस सिस्टम में कोई मुखालफत नहीं है। कल इलेक्शन होगी, आप कराची की रिजल्ट देखिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन करेगी। फिज़ा निशान साहब, आखिरी सवाल, वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। शर्जील ने यह बात कही कि आप लोग जो है शहबाज गिल साहब से डिसएसोसिएशन का इजहार करें, इमरान रियाज से इजहार करें, एक दो यूट्यूबर्स हैं आदिल राजा साहब, तो आपकी पार्टी इस पर क्या पॉलिसी रखती है? क्योंकि डिवाइडेड ओपिनियंस है, बहुत से पार्टी के अंदर हार्ड लाइनर्स कंसिडर किए जाते हैं, बहुत से ये समझे जाते हैं कि नहीं जो है फामो तफहीम के साथ चलना चाहिए। असल पॉलिसी, असल विजन क्या है पार्टी का? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं अपने भाई को यही कहना चाहूंगी कि ये इतना ज्यादा बोल रहे थे और थोड़ा सा सॉरी आईक्यू लेवल मेरा ख्याल है थोड़ा सा कम है इनका। ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई ने तालिबान को और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम लोग तो टेबल टॉक की बात करते थे हर चीज के ऊपर। हम लोग तो ये बात करते थे कि भाई 14,000 ऑपरेशंस हो चुके हैं, अगर 14,000 ऑपरेशंस में कुछ होना होता तो होना क्या होता। इसका मतलब यही है ना कि बैठ के बात करनी चाहिए। हमेशा पुरअमन सियासत करना चाहते थे हम लोग, और उसी यही, और उसमें अगर कोई गुनाह वाली बात है तो वो अब आप लोगों की अपनी मर्जी, आप लोग अगर इस तरह समझते हैं तो। और दूसरा आपने सॉरी क्या क्वेश्चन किया? ये जो आदिल राजा साहब है, शहबाज गिल साहब है, इमरान रियाज साहब है, ये अगर आपकी पार्टी के नहीं है, इनके बयानिए को आप लोग एम्पलीफाई करते हैं, इल्जाम एक तासुर है, तो उससे अगर आप समझते हैं कि नुकसान हो रहा है तो डिसएसोसिएशन का इज़हार नहीं कर सकते आप लोग? देखिए, जो सच बोलते हैं ना हम उनके साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। जो सच बोलते हैं, हमारी पार्टी ने हमें सच बोलना सिखाया और हम सच के साथ खड़े हैं, बस मेरी यही स्टेटमेंट। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका फिज़ा निशान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका शर्जील अवान साहबा, बहुत शुक्रिया आपका दोस्त पठान साहिबा। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, मुल्क की सियासत पर प्रोग्राम जब भी मैंने किया है, और भी लोग करते हैं, बहुत बड़े बड़े एंकर्स करते हैं, लड़ाई झगड़ा जो है एक कॉमन ट्रेंड बन चुका है, फामो तफहीम से गुफ्तगू नहीं होती और हर शख्स अपनी इंटरेस्ट की बात करता है। ठीक है, उनका एक राइट
टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन तो है, जमहूरियत है, अगर जमहूरियत है या जो भी है। तो बहरहाल इस हवाले से कि हमारी दरख्वास्त ये है तमाम सियासी जमातों से, आप इस मुल्क की जीनत है, आपको अवाम वोट डालते हैं और कहीं ज़्यादा पड़ता है वोट, कहीं कम पड़ता है वोट, आप एक दूसरे का लिहाज भी करें, क्योंकि बात यह कि सियासतदानों को एक दूसरे की क़ुव्वत बनना चाहिए। बहरहाल ये एक मौजू था, आज मैंने मुख्तलिफ मौज़ूआत को छेड़ने की कोशिश की, समराइज़ करने की कोशिश की। खबर से तज्ज़िये तक का मतलब ही यही है कि आपके सामने तज्ज़ियात भी लेके आएँ और एक तरह से समराइजेशन ऑफ द टॉपिक्स में। लेकिन एक एंड में मैं एक इंटरेस्टिंग आपके साथ डेवलपमेंट जो कि इंडियन बॉलीवुड से आई है वो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है। एक मूवी का कल प्रोमो आया है धुरंधर के नाम से, धुरंधर नाम है उसमें, जिसमें चौधरी असलम साहब की जो शख्सियत है, बहुत ही एक दबंग पुलिस ऑफिसर थे, शहीद हो गए, उनकी शख्सियत को पोर्ट्रे करेंगे संजय दत्त साहब। इंडियन बॉलीवुड मूवी है ये, अब पता नहीं क्या है उसके अंदर, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है और लियारी गैंग वॉर से कुछ जोड़ने की कोशिश की गई है। रहमान डकैत साहब का कह रहे हैं कि किरदार अदा करेंगे अक्षय खन्ना जो है, जो कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर हैं, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नहीं मालूम रहमान डकैत के बारे में क्या बात करेंगे। फिर पता नहीं कोई मेजर इकबाल साहब हैं वो इस पर बात करेंगे। यानी ये कि एक तरह से इंडिया फिर से अपने आर्ट्स एंड सिनेमा को यूटिलाइज कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। आर्ट्स एंड सिनेमा जो है जोड़ने के लिए होता है, प्रोपेगेंडा मशीनरी नहीं है। और कितनी अनोखी बात है, अभी भी यूट्यूब के अंदर इस मूवी का धुरंधर का प्रोमो मौजूद है, उसके अंदर जो सबसे बड़ी गलती जो उन्होंने रिसर्च किए बगैर कर डाली, पढ़ते लिखने का शौक शायद बॉलीवुड के लोगों का बहुत कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 1971 के बाद ज़िया-उल हक साहब जो कि सदर पाकिस्तान थे, उनकी एक तकरीर थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में उदासी खत्म हो गई। इनको ये पता ही नहीं है 1971 के बाद सदर ज़िया-उल हक जो थे, जो फॉर्मर मिलिट्री डिक्टेटर थे, वो तो कहीं किसी सीन्स में ही नहीं थे। याहिया खान साहब तो, उसके बाद भुट्टो साहब जो थे सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, तारीख का पता नहीं और फिल्में बना रहे पाकिस्तान के खिलाफ। बहरहाल संजय दत्त साहब जो है चौधरी असलम का किरदार अदा कर रहे हैं इसके अंदर, और इसके साथ साथ जो है अक्षय खन्ना, जैसे रहमान डकैत साहब कह सकते हैं, अब मैंने डकैत के साथ साहब लगा दिया। बहरहाल ये भी एक अनोखी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, एक जो उनको जो है उनके मामला जो थे वो इस पर डिस्कस किए जाएंगे, लियारी गैंग वॉर को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन सवाल इंडिया से ये है कि अपने मुल्क के मामला को देखिए। आपके मुल्क में जो गौतम अडानी है जो कि मोदी साहब के यार हैं, उनकी करप्शन पे कोई प्रोग्राम कर लीजिए, कोई फिल्म बना लीजिए। अपने मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन है, अभी एक और इनकी मूवी, एक बिल्कुल इसी तरह की मूवी जो प्रोपेगेंडा की मूवी है ताजमहल, वो भी अब आने वाली है, जिसमें ये साबित करने की कोशिश करेंगे ताजमहल पहले मंदिर था, जिसमें परेश रावल साहब ने उस फिल्म में काम कर रहे हैं। और कह रहे हैं, परेश रावल साहब का मैं पॉडकास्ट के सुन रहा था, उन्होंने फरमाया कि भाई ये जो मूवी बन रही है ना ताजमहल, ये जो बन गई है, असल में इसमें बाकायदा हिस्टोरियंस बैठे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से साबित किया ये पहले मंदिर था। ध्रुव राठी जो कि यूट्यूबर इंडिया के बहुत बड़े, उन्होंने ये साबित किया है ताजमहल कभी भी मंदिर नहीं था, वो तो शाहजहां ने अपनी बेगम की मोहब्बत में बना लिया। तो बहरहाल हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त प्रोपेगेंडा है, मोदी को खुश किया जा रहा है। एक और प्रोपेगेंडा, विवेक ओबराय साहब जो है बॉलीवुड के जो अदाकार हैं, उनकी एक म्यूजिक वीडियो आती है जिसमें वो हल्का फुल्का डांस कर रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं, जो गाना जो असल में आतिफ असलम साहब ने गाया, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर हैं, उसमें लिख रहे हैं ये गाना श्रेया घोषाल साहिबा ने गाया। इतना खौफ है वहाँ के आर्टिस्टों को, और इतना खौफ है कि वो फिल्में पाकिस्तान के खिलाफ बना के अपनी हुब्बुल वतनी को साबित करना चाह रहे हैं। मतलब ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। अब ये मजीद बढ़ती जाएंगी चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए कि भाई अगर वो बना रहे तो आप भी अपने एक पैरेलल सिनेमा बनाइए और इस काउंटर जो ये फेक नैरेटिव है उसको काउंटर कीजिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी अगर फिल्में बनती हैं तो वही मौज़ूआत होते हैं, कह नहीं दीजिए ये बात, तो जो कहीं ना कहीं इंडियन मूवीज़ के अंदर होते हैं उसी ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। पाकिस्तान की डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी कहाँ है मूवी की, वो कहीं हमें नजर नहीं आती। बहरहाल तस्मीन जावेद को खबर से तस्वीर तक से इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह पीर के रोज आपसे मुलाकात होगी, अगर जिंदगी रही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।